हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बता दीजिए बेटा, यहाँ पर आवाज क्लियर है, बोर्ड विजिबल है? एंड फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। वेलकम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर पहले से जानते होंगे यूट्यूब के थ्रू भी, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की मैं क्लास लेता हूँ आपके साथ यहाँ पर। उन्होंने ही मुझे एक बार रिमाइंड भी कराया था करंट अफेयर्स की क्लास में पिछली इसी संडे कि सर पार्टनरशिप आप ही देंगे, है ना। तो शानदार सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, और इम्पोर्टेंस मैं ज्यादा नहीं दूंगा इस सब्जेक्ट को, है ना। अगर यहाँ पर आप बिल्कुल ये है कि सिलेबस अभी नहीं पता सारे स्टेट्स का, तो यूपी में प्री में नहीं आता, ठीक है। उत्तराखंड में नहीं आता, दिल्ली में नहीं आता, राजस्थान में नहीं आता, एमपी में नहीं आता, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से नहीं है। और साथ ही साथ मेंस में यहाँ पर यूपी में हमें देखने को मिलता है, जो देखने को मिलता है बिहार में हमें देखने को मिलता है अगर आप ऑप्ट करते हैं, और बिहार में प्री में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ बहुत कम स्टेट्स हैं जिन्हें हमें प्री स्पेसिफिकली भी पढ़ना है, लेकिन मोस्टली हमें यहाँ पर मेंस स्पेसिफिक पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर स्टेट्स में ये मेंस में आता है। जनरली एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं। और जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, है ना। इंडिया पार्टनरशिप एक्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम साथ में पढ़ने वाले हैं, रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल डायरेक्ट आज नहीं है यहाँ पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चल जाएगा, कल भी नहीं हो तो भी चल जाएगा। यस, कुछ स्टेट्स हैं जैसे कोमल जी, वही एग्जैक्टली, है ना। तो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है, लेकिन धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्यों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 का, इसने अपनी रेलेवेंस खोई। और दिल्ली के अंदर यहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, वो क्यों आता है, क्या यहाँ पर रीजन थे, क्यों आउटडेटेड ये एक्ट हुआ, आज की डेट में यहाँ पर इतना ज्यादा रेलेवेंस क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार सब हाय हेलो लिख दीजिए, जो जो बच्चे और आ गए हैं, कुछ ने तो लिख ही दिया, ताकि मुझे पता चल जाए क्लास की स्टार्टिंग से कौन था। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप डाउट पूछें तो आई वुड नो कि यहाँ पर स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए थे जो डाउट पूछ रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आ गए मैसेज। आई होप सब टाइम से आ जाते हो। ग्रेसी जी आपका मिल गया था, वेलकम वेलकम। बहुत सारे बच्चे बाद में भी देखते हैं, वो भी चीज है। तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं पार्टनरशिप, पार्टनर्स इन क्राइम। हम अगर रेगुलर देखें तो बोला जाता है पार्टनर्स इन क्राइम, है ना। आपस में जब बात करते हैं फ्रेंड्स वगैरह, तो ये एक वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप बहुत ज्यादा, कि हम दोनों की जोड़ी है, हम दोनों की पार्टनरशिप है। बिजनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो पार्टनरशिप में चलते हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट का काम पार्टनरशिप में चलता है, यहाँ पर पेट्रोल पंप्स वगैरह जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप में होते हैं। तो पार्टनरशिप है क्या, और साथ ही साथ क्या पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्या पार्टनरशिप यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के हो सकती है या नहीं हो सकती। तो कई सारे सवाल हैं जो हमारे सामने आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर पार्टनरशिप बनती कैसे, कैसे एक रिलेशनशिप हम कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे पार्टनर हैं या आप मेरे पार्टनर नहीं हैं। पहली बात तो ये आती है, पहला सवाल जो पार्टनरशिप में सबसे पहले आता है वो ये आता है। दूसरा, अगर आपने पार्टनरशिप कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर मेरे से पार्टनरशिप करी है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सर पार्टनरशिप हो गई, हमने कैसे पार्टनरशिप करनी है। सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट में ये देखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल ये आएगा आपके मन में कि पार्टनरशिप चलेगी कैसे। तो क्या उस चीज को लेकर भी कुछ चीजें मेंशन है कि पार्टनरशिप चलेगी कैसे। साथ ही साथ यहां पर मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करने के बाद मजा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि नहीं यहां पर मैं पार्टनरशिप में गलत फंस गया या फंस गई, मुझे अब यहां पर सर के साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी। तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगा, पार्टनरशिप अगर तोड़नी है तो वो कैसे हो सकता है। तीसरी बात, ठीक है। फिर अगर आप मेरे साथ पार्टनरशिप में हैं तो आपके कुछ अधिकार हैं या नहीं है, क्या आपके कुछ कर्तव्य हैं या नहीं है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमेशा वहां पर एक ये सवाल रहता है कि यहां पर एक सिटीजन के या फिर एक व्यक्ति के जो भारत देश में है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे भी हैं जो सिटीजन्स के अलावा भी अवेलेबल हैं, तो उनके फंडामेंटल राइट क्या हैं क्या नहीं है, उनकी यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप में आए हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एक रिश्ता है, जो पार्टनर्स कहला रहे हैं। और वो वर्ड पार्टनर कहां से आया, पार्ट वर्ड कहां पर, ये पार्टनरशिप हमें समझ में आ रही है, तो पार्टनर वर्ड या पार्ट वर्ड क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है, और हमारे एक दूसरे के प्रति यहां पर क्या राइट्स रहेंगे।
और क्या ड्यूटीज रहेंगी वो डिस्कस करना है। तो 4 चीजें मेन पार्टनरशिप में यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप बनाई कैसे जाएगी, फिर यहां पर उसे कंटिन्यू कैसे करा जाएगा, जब वो कंटिन्यू है, अभी अस्तित्व में है, तो यहां पर उसे खत्म कैसे करा जा सकता है। साथ ही साथ यहां पर जब हम पार्टनरशिप में हैं तो फिर हमारे एक दूसरे के प्रति राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, क्या आपके राइट्स हैं, क्या आपकी ड्यूटीज हैं। चलिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में बनता है। तो क्या उससे पहले कोई एक्ट नहीं था जो यहाँ पर पार्टनरशिप को डील करता हो? उससे पहले अगर हमें यहाँ पर पार्टनरशिप में आना हो तो कोई कानून नहीं था क्या भारत देश में, या था? आपके अकॉर्डिंग गैस करिए। यहाँ पर मैं हमेशा इंटरेक्टिव क्लास रखता हूँ, तो प्लीज ट्राई करिएगा, यहाँ पर जवाब ज्यादा से ज्यादा दें, मजा आता है। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ डेवलप करूं, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊं चाहे, लेकिन यहाँ पर आपकी सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ाऊं। बिल्कुल सही बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शायद हो गया हो, शायद ना भी हुआ हो, नहीं हुआ तो हो जाएगा। तो सेक्शन 239 से लेकर यहाँ पर पार्टनरशिप हमें दे रखा था। 239 से 266 जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप से डील करता था कि कैसे पार्टनरशिप हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमें सेक्शन नंबर 5 देखना है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 5 देखेंगे, 4 और 5, सेक्शन नंबर 4 और 5। चलिए, सेक्शन नंबर 5 क्या मेंशन करना है कि पार्टनरशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज कर सकती है, यहां पर स्टेटस के थ्रू अराइज नहीं कर सकती। मतलब यहां पर आप और मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपने मुझे ऑफर करा, आपने यहां पर एक बिजनेस ढूंढा कि सर अगर यहां पर हम चाइना से फोन इंपोर्ट करते हैं तो वो 1000 रुपए का फोन पड़ता है और उसे हम यहां पर 2000 रुपए का बेच सकते हैं। तो यहां पर हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, हम दोनों मिलकर वो बिजनेस चलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन कर रखा है कि ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्टेटस नहीं है। अब स्टेटस क्या है सर, स्टेटस क्या कहना चाह रहा है? देखिए, आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि पूरा पार्टनरशिप किस बारे में बात कर रहा है। ये सारी चीजें ठीक से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक से सारी चीजें लिखवाने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन एक्ट समझना जरूरी है कि एक्ट किस बारे में बात कर रहा है। बाय स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस का क्या मतलब है? ठीक है, मान लेते हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पर मेरे फादर हैं, फिर मैं उनका बेटा हूं, फिर मेरा एक यहां पर बेटा हुआ, ठीक है। और यहां पर मेरे फादर के एक फादर और हैं जो मेरे ग्रैंडफादर हैं। मेरे ग्रैंडफादर ने यहां पर वो फोन वाला बिजनेस ही जो है वो शुरू करा था। उसके बाद मेरे फादर जो हैं अपने भाई के साथ यहां पर जो मेरे बड़े पापा हो गए, ताऊजी हो गए, उनके साथ कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम दोनों उस बिजनेस में यहां पर ये मेरे फादर और मेरे जो बड़े पापा हैं वो आपस में बिजनेस शुरू करते हैं। उनका एक बेटा हुआ यहां पर। अब हम नेक्स्ट जनरेशन जो है हम दोनों भी ये मिलकर बिजनेस चलाने लगते हैं। ये हमारा एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। अभी तक हमारे बीच में कोई पार्टीशन नहीं हुआ, हम सब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, हम सब एक ही व्यक्ति हैं, एक ही फैमिली की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। जैसे ही यहां पर मेरे बेटे का जन्म होगा वो भी इस फैमिली का पार्ट बन जाएगा। जैसे ही मेरे एक बेटे का जन्म होगा वो भी मेरी फैमिली का पार्ट, इस बिजनेस का पार्ट बन जाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कैसे होते हैं, जैसे यहां पर बर्थ होगी। अब यहां पर मेरी फैमिली है, मान लीजिए कोमल जी का है कि सर मुझे आपकी फैमिली में ऐड होना है, तो क्या मैं उन्हें कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आपके हिसाब से वो मेरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, इस बिजनेस का जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है हमारी, इसका पार्ट हो सकती है कोमल जी या नहीं हो सकती? यस या नो? आपके हिसाब से क्या कोमल जी यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेरा पार्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती? कुछ भी लिखिए, अगर आप यहाँ पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, है ना, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं।
बताइए क्या कोमल जी यहां पर हो सकती हैं, नहीं हो सकती? चलिए नहीं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ आस्था जी ने बिल्कुल सही लिखा, अडॉप्शन अगर हो जाए तो एक बार को हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक वकील वाला दिमाग है कि ऐसे नहीं हो सकता तो ऐसे तो हो ही जाएगा ना, और वही चीज यहाँ पर हमें सीखनी भी है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप में मेरी और कोमल जी की ऑलरेडी एक पार्टनरशिप है। यहाँ पर श्रेया जी कहती हैं कि सर मुझे भी इस पार्टनरशिप में ना ऐड होना है, यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस लग रहा है, रुक्रेटिव लग रहा है, 1,000 रुपए का फोन मंगाते हैं, 2,000 रुपए में बेच देते हैं, 1,000 रुपए प्रॉफिट होता है, मुझे भी आपके बिजनेस का पार्ट होना है। क्या वो यहाँ पर मेरे बिजनेस का पार्ट बन सकती हैं या नहीं बन सकती, या मेरे साथ और कोमल जी के साथ वो मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती आपके हिसाब से? यस, क्योंकि एक पार्टनरशिप जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है। कैसे होंगी वो हमें देखना पड़ेगा, वो पार्टनरशिप एक्ट मेंशन भी करता है ना, कि यहाँ पर उन्हें अगर ऐड होना है तो वो कैसे ऐड हो सकती हैं, इनकमिंग पार्टनर्स के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो स्टेटस क्या कह रहा है, जो आपको बाय बर्थ मिल रहा है, कुछ ऐसा कि जैसे ही आप रंधावा खानदान के सुपुत्र बन जाएंगे या फिर उस परिवार के आप मेंबर बन जाएंगे। रंधावा खानदान एनिमल में था क्या, किसी मूवी में तो था रंधावा खानदान, बहुत फेमस। तो आप ऑटोमेटिकली यहां पर उस फैमिली बिजनेस के भी पार्ट बन जाएंगे। लेकिन दिस इज नॉट हैपनिंग विद अ पार्टनरशिप, कि यहाँ पर मैंने और कोमल जी ने यहाँ पर बिजनेस कर रखा है, पार्टनरशिप कर रखी है, उसके बाद मेरा यहाँ पर बेटा होता है या बेटी होती है, तो वो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर वो उस पार्टनरशिप में हिस्सेदार बन जाएगा। पहली बात। चलिए अभी हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पार्टनरशिप का वर्ड कहां से आया? पार्ट, जो ये वर्ड दिख रहा है हमें, पार्टनरशिप जो हमें दिख रहा है, ये चीज पार्टनरशिप, अब रिलेशनशिप भी हमें समझ में आती है ना, एक रिलेशनशिप ही है, एक रिश्ता है हमारे बीच में। तो ये पार्टनरशिप, यहाँ पर पार्टनर्स जो वर्ड है ये कहां से आ रहा है? तो यहाँ पर अगर हम इसको बाइफिकेट करें तो एक वर्ड मिलता है हमें पार्ट, एक वर्ड मिलता है पार्ट। मैंने और कोमल जी ने जो बिजनेस शुरू करा था, यहाँ पर हमने 1 महीने में 1 लाख रुपए जो है वो अर्न करे, 1 लाख रुपए अर्न करे। इसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर मेरे पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर 40,000 रुपीज आ रहे हैं, और कुछ हिस्सा यहाँ पर कोमल जी के पास जाएगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या फिर डिवाइडिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इवन और लॉस। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए का हमें लॉस हो जाता है, हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए का लॉस हो जाता है। इवन इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है हम दोनों 50-50 लॉस करें, कि 50,000 मैं पे करूंगा, 50,000 यहाँ पर कोमल जी पे करेंगी। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करने के लिए हम दोनों आपस में पार्ट कर रहे हैं, अपने उस प्रॉफिट का यहाँ पर पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट पार्टनरशिप इज। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड पार्टनरशिप निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैं क्लास में देख पा रहा हूँ लाइव, लगभग 15-17 बच्चे, 18 बच्चे हैं। आई डोंट नो ये सही भी दिख रहा है गलत दिख रहा है। क्या पार्टनरशिप में कितने भी अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं? कल को हम यहाँ पर 100 पार्टनर्स हो सकते हैं क्या? 100 पार्टनर एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं क्या? आपके हिसाब से एक पार्टनरशिप में क्या 100 पार्टनर हो सकते हैं क्या? यस और नो? जस्ट गैस करना है। आई नो यहाँ पर आप इसलिए आए हैं क्योंकि आप पढ़ने आए हैं, है ना? तो गैस करोगे तो मजा आएगा क्लास में, खुद भी इंटरेस्ट बनेगा, आपको ये लगेगा कि पता नहीं कब एक सवाल आ जाए जिसका मुझे जवाब देना है। चलो यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं यस हो सकते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा रहा कि यहाँ पर 100 नहीं हो सकते, 100 हो सकते हो, 200 हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से हटकर कंपनीज एक्ट में चले जाए तो वो लिमिटेशन लगा रहा है कि 10 पार्टनर्स हो सकते हैं अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो। बैंकिंग बिजनेस क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या आता है, ये मैं सोच रहा हूँ ये सारी चीजें हो गई हैं। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, पूरा ओवरव्यू है पार्टनरशिप एक्ट का जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं स्टार्टिंग में, है ना? लेकिन अगर एक नॉन बैंकिंग बिजनेस है
तो 20 पार्टनर्स यहां पर हो सकते हैं फॉर अ नॉन बैंकिंग बिजनेस। अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है, अब बैंकिंग और नॉन बैंकिंग क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहां पर मैं किसी को लोन दे रहा हूं या मैं लोगों का पैसा जमा कर रहा हूं। अब मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए और अगले साल मैं इसको 1,20,000 रुपए करके लौटा दूंगा, या आप मेरे से 1 लाख रुपए ले लीजिए, उसके बदले आप मुझे 1,20,000 दे देना। तो वो बैंकिंग हो गया, जहां पर फाइनेंस वर्ड इंक्लूड हो गया। चाहे मैं लोन दे रहा हूं, चाहे मैं पैसे जमा कर रहा हूं, ये चीज हो गई बैंकिंग। उसमें 10 है, कम है, और यहां पर 20 है, नॉन बैंकिंग में 20 है। अब आप कहेंगे सर ये भेदभाव क्यों? गैस करिए, सोचिए एक बार, ये भेदभाव क्यों कि बैंकिंग में कम रखे हैं और नॉन बैंकिंग में 20 रखे हैं? क्यों बैंकिंग में यहां पर कम मेंबर हैं? व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट इज हैपनिंग कि बैंकिंग में कम मेंबर्स हैं और नॉन बैंकिंग में यहां पर ज्यादा मेंबर हैं? गैस करो, एक वाइल्ड गैस लो कि ऐसा क्यों है। कुछ भी अपने मन से आप सोच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं समय दे रहा हूं, आई विल वेट। चलिए, अनूप जी का जवाब आया। मैंने थोड़ा प्राइवेट इसलिए भी रखा है ताकि कन्वर्सेशन यहाँ पर आप खुलकर दे सकें, ना कोई देख रहा है जवाब, है ना। चलिए, आस्था जी का भी जवाब आया, 2 जवाब आए, और जवाब दीजिए। 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट का भी नहीं, थोड़ा कम का, लेकिन लेट्स सी। चलिए, फिलहाल 2 जवाब आए हैं, जो टाइप कर रहे हैं करते रहो, है ना। ठीक है, मैंने सेक्शन नंबर 5 बताया, अब सेक्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, और उसी से हमारा अगला पॉइंट भी निकल कर आने वाला है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या लिख रहा है? डेफिनेशन दे रहा है पार्टनरशिप की, पार्टनर की, फर्म नेम की। ठीक है, यहां पर साफ साफ क्या मेंशन करा है कि यहां पर वो अग्री करें हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, जो उन सबके द्वारा हो रहा है या किसी एक व्यक्ति द्वारा हो रहा है, सबके बिहाफ पर। अब यहां पर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो क्या वो लॉस शेयर नहीं करेंगे? वो लॉस भी शेयर करेंगे। पहली बात, यहां पर अगर प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हैं तो आप लॉस भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ यहां पर एक व्यक्ति, चाहे तो यहां पर सारे व्यक्ति बिजनेस कर सकते हैं या फिर एक व्यक्ति सबके बिहाफ पे कर सकता है। जैसे यहां पर हमने सबने मिलकर एक फाइनेंस, यहां पर बैंकिंग पार्टनरशिप खोलते हैं। मान लेते हैं फिलहाल के लिए हम 70 जने हैं और 70 के बिहाफ पर यहां पर 3 लोग जो हैं वो काम करते हैं, एक आस्था जी, एक अनूप जी और एक मैं, है ना। तो यहां पर NAA ये टीम बनी। यहां पर हम किसी तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, नुकसान हो जाता है, हम तीनों लॉस कर रहे हैं, और यहां पर हमने जनता का 10 CR का अमाउंट, 10 करोड़ का अमाउंट जो है वो डुबा दिया। 10 करोड़ रुपए हमने यहां पर घुमा दिए। अब ये 10 करोड़ का लॉस जो है सिर्फ हम तीनों को नहीं भरना, आप सब लोगों को भी भरना है, आप सब लोगों को भी भरना है। तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ, 2 जवाब जो आए, दोनों जवाब कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अगर 10 ही जने होंगे तो यहाँ पर ज्यादा बड़ा घपला नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर मिस्टर ए जो हैं वो पैसे जमा करके गए और यहाँ पर 70 के 70 जने काम कर रहे हैं। अब 70 के 70 जनों में क्या हो रहा है? मिस्टर ए कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पर निशंक सर को दिए थे, यहाँ पर फिर वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, फिर मैं बोल दूं कि नहीं मैंने तो अनूप को दे दिए थे, मैंने तो आस्था को दे दिए थे, मैंने यहाँ पर कोमल को दे दिए थे, मैंने यहाँ पर ग्रेसी को दे दिए थे। तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि पार्टनरशिप में अगला पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो ये है कि म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी होती है मतलब मैंने कोई एक्ट करा है, उस एक्ट के लिए आप भी लायबल हैं और मैं भी लायबल हूं। मैं इकलौता, हम सबकी पार्टनरशिप है, मैंने इकलौते ने 10 CR का यहां पर लॉस कराया। ये 10 CR सिर्फ मैं भी लायबल हो सकता हूं, सिर्फ मुझे सू करा जा सकता है कि आप दीजिए, लेकिन मैं आपसे भी वसूल कर सकता हूं। मान लेते हैं हम 10 लोग हैं, है ना,
10 पर्सन या पार्टनर्स जो लिखना चाहें। यहां पर हम 10 लोग हैं, हम सबको एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो 1 CR का लॉस हुआ है। तो यहां पर अगर मैंने 10 करोड़ का लॉस करा, इसका मतलब मेरा 10 करोड़ का लॉस नहीं हुआ, ये पार्टनरशिप फर्म का 10 करोड़ का लॉस हुआ है, और उसमें हम 10 पार्टनर है तो हम सबका 1-1 करोड़ का लॉस हुआ है। तो म्यूचुअल एजेंसी भी है, इसलिए बैंकिंग में यहां पर कम लोग रखे गए। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर हमने जब पार्टनरशिप बनाई 10 लोगों ने, 10 पार्टनर्स ने, तो हम सब ने यहां पर 50-50 lakhs जो है वो कंट्रीब्यूशन करा था, 50-50 lakhs कंट्रीब्यूशन करा था। लेकिन मैं यहां पर लॉस कर देता हूं 10 CR का, मैं यहां पर लॉस कर देता हूं 10 CR का। अब एक्चुअल में जो आपने यहां पर कैपिटल डाली थी वो 50 लाख रुपए थी, जो एक्चुअल में आपने यहां पर कैपिटल डाली थी वो 50 लाख रुपए थी। लेकिन यहां पर आपको जो लॉस सहना पड़ रहा है वो 1 CR का, आपको 1 CR देने पड़ेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है या लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर आपने 50 लाख कंट्रीब्यूशन डाला है तो आपकी 50 लाख की ही लायबिलिटी बनती है, आपकी 50 लाख से ऊपर की नहीं बन सकती? या पार्टनरशिप एक्ट ये कह रहा है आपने 50 डाला है, आपकी 50 करोड़ की भी लायबिलिटी बन सकती है? डजंट मैटर। बताइए आपके हिसाब से यहां पर आप सिर्फ 50 लाख के लिए लायबल होंगे या 1 CR के लिए लायबल होंगे? क्या लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी है? चलिए, बिल्कुल सही, सब बच्चे ऑलमोस्ट यहां पर कह रहे हैं 1 CR की और अनलिमिटेड। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था यहां पर, चलिए ठीक है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, यहां पर ग्रेसी जी भी कह रही हैं कि इट कैन बी बोथ, और यहां पर ये पहले से डिसाइड होगा, ये भी बहुत। देखिए अभी हम वैसे उस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की फ्रॉम द बेसिक, अगर बिल्कुल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, यहां पर आपस में हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ, कुछ नहीं हुआ हुआ, उस कंडीशन में यहां पर हम सब 1 करोड़ के लिए लायबल हो रहे हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, 1 CR की जगह 10 CR भी हो सकते हैं अगर मैं 100 करोड़ का लॉस कर दूं। और वही सबसे बड़ा नुकसान था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सबसे बड़ा लॉस, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था वो यही था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब आपने 50 लाख रुपीस यहां पर पिच इन करे हैं, आपने 50 लाख रुपए हमें दिए हैं, लेकिन आपका लॉस जो है यहां पर 1 करोड़ का भी हो सकता है, 10 करोड़ का भी हो सकता है। और उसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए यहां पर आता है लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो हमें दिल्ली जुडिशरी में देखने को मिलता है ना, LLP 2008। इसमें अगर आपने 50 लाख रुपीस चिप इन करे हैं, और एक ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के चलते ये पार्टनरशिप बनाई गई है, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 50 CR की होगी, सॉरी 50 lakhs की होगी, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती। तो अनलिमिटेड फॉरफीट भी हो सकता है। फॉरफीट बेटा ऐसे हो रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, है ना, ऐसे हो रहा है वो फॉरफिट जो हो रहा है, राइट। अगर इतनी बात, जो जो पॉइंट हमने अभी तक डिस्कस करे, यहां पर
सबसे पहले पार्टनरशिप वर्ड कहां से आ रहा है? पार्ट, क्योंकि हम यहां पर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर जो हमने डिस्कस करा कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी शेयर करा जा रहा है। फिर कितने मेंबर हो सकते हैं एक पार्टनरशिप में? हमने देखा कि बैंकिंग में 10 मेंबर हो सकते हैं और नॉन बैंकिंग में 20 हो सकते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पर अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अकाउंटेबिलिटी बनी रहे क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी भी है। एक व्यक्ति का एक्ट, वो सब लायबल हैं उस व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति के एक्ट के लिए, मेरे एक्ट के लिए आप सब भी लायबल हैं। और यहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है पार्टनरशिप में। इसी वजह से यहां पर ये एक्ट ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहा और नया एक्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जो हमें दिल्ली जुडिशरी में देखने के लिए मिलता है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार यस लिख देंगे। अगर कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे, नो लिखेंगे, तो फिर यहाँ पर आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। मैक्सिमम, राइट रंजन जी, मैक्सिमम है बेटा 10 और 20 की लिमिट। पार्टनरशिप एक्ट ये लिमिट मेंशन नहीं करता, लेकिन सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट ये चीज मेंशन करता है ना। ग्रेसी जी ने शायद नो लिखा है कि कोई डाउट नहीं है, लेकिन बेटा यस लिख दो कि समझ में आ गया। और सब स्टूडेंट्स लिख दो यार, एटलीस्ट आप डाउट पूछो तो मुझे पता रहे कि आप एक पार्टिसिपेंट थे, सुन रहे थे, मैं पूछ रहा था डाउट है तो आपने यस लिखा। तो अगर सब लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता चल जाएगा, फिर हम आगे भी चल पाएंगे। एक सवाल आता है ना, कि यहां पर जो कोमल जी हैं, उनके पास एक आइडिया था, सिंपल सा, कि 1000 रुपए का चाइना से फोन लाओ, उसे 2000 रुपए का इंडिया में बेचो। उन्होंने मुझे क्यों इंक्लूड करा? वाई वी नीड पार्टनरशिप? हमें पार्टनरशिप करनी क्यों है? मेरे पास एक आइडिया है कि मैं 1000 रुपए का फोन चाइना से लाकर यहाँ पर 2000 रुपए में बेच सकता हूँ। तो हम पार्टनरशिप कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप? यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट है भी क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं है? कोमल जी ने खुद से बिजनेस क्यों नहीं करा? गैस करिए, क्यों पार्टनरशिप की हमें जरूरत पड़ती है? क्यों पार्टनरशिप हम यहां पर कर रहे हैं? चलिए, 2 जवाब आए मेरे पास, 3 आए हैं, और कोशिश करिए। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, सब जवाब आए, सारे सही हैं। पहली बात, जो कोमल जी और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ बिजनेस का, वो क्यों हुआ? क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके? पहला रीजन, 1000 रुपए का एक फोन है, लेकिन अगर आपको 1000 रुपए में चाहिए तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर 1 लाख फोन ऑर्डर करने पड़ेंगे, है ना। गुड इवनिंग अशरुत जी, गुड इवनिंग। तो 1 लाख फोन ऑर्डर करने पड़ेंगे। अब इतना यहाँ पर कैपिटल नहीं है, तो शेयरिंग ऑफ कैपिटल। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ना 10 करोड़ रुपए हैं और यहाँ पर थोड़ा कस्टम वगैरह लगेगा, टैक्स वैक्स लगेगा, तो 2 करोड़ आप दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो पहली बात, हो सकता है कैपिटल की जरूरत पड़े। मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, मुझे एक फ्लैट पसंद आया, एक बिजनेस यहाँ पर एक शॉप पसंद आई। मुझे लग रहा है कि ये जो शॉप का रेट है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। मैं स्टूडेंट क्या करना चाहिए? अशुत जी, कौन सी स्टेट को आप टारगेट कर रहे हैं ये भी है, और सिर्फ वो ही करोगे या फिर कोई और करोगे वो सवाल है, बाद में आप देख सकते हो अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो, है ना। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, 1 सेकंड दीजिएगा। बेटा यूपी में तो है ना मेंस में, यूपी में तो है ना, यूपी में है।
चलिए, यूपी में बेटा आता है प्री में, है ना, सॉरी मेंस में, तो यूपी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी चॉइस में आता है, तो इट्स योर कॉल, बाद में देख लीजिएगा चाहे रिकॉर्डिंग। हिमाचल बेटा आ चुका है, अगर आप हिमाचल को टारगेट कर रहे हैं क्लास स्किप कर सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा लेने की जरूरत है, तैयारी करो और लॉस पढ़ो, प्री वगैरह पढ़ो, जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अशरुत जी यू कैन प्लीज, आप उसको मिस कर सकते हैं, बाद में आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, कभी भी देख सकते हैं, है ना। चलो, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि क्यों जरूरत है पार्टनरशिप की। तो पहला रीजन क्या हो गया यहाँ पर कि मुझे कैपिटल चाहिए, पहला रीजन हो गया मुझे यहाँ पर कैपिटल चाहिए, मुझे यहाँ पर पैसा मेरे पास इतना नहीं है। मुझे एक शॉप पसंद आई थी, वो शॉप जो है मुझे लग रहा है 5 साल में एटलीस्ट डबल हो जाएगी, ट्रिपल भी हो सकती है, लेकिन उसकी यहाँ पर अभी जो कॉस्ट है वो 1 CR है, मेरे पास 80 लाख रुपए हैं या 50 लाख रुपए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अशरुत जी आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप दे दीजिए 20 लाख रुपया, और जब डबल हो जाएगी तो मैं आपको 40 दे दूंगा, ठीक है। अब मैं पार्टनरशिप में खरीद ली। अच्छा, फर्स्ट सेम में आप तो लीजिए यार, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ यहाँ पर सारे लॉ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी पेपर कोई नहीं है तो जरूर देना बेटा, जरूर पढ़ना है, क्योंकि आप हिमाचल सोच के बैठो, लेकिन पंजाब देने का मन कर जाए, यूपी देने का मन कर जाए, और LLB में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो पहला रीजन कैपिटल। दूसरा, यहाँ पर जो फोन का बिजनेस था, उन्होंने कहा कि सर मेरे पास सारे पैसे हैं, कैपिटल मेरे पास पूरी है, मुझे ऐसा नहीं है कि कैपिटल की कमी है, लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत यह है कि मेरे और भी बिजनेस चल रहे हैं, तो क्या है ना, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो आप पार्टनर बन जाओ और यहां मैनेज में हेल्प कर देना, मेरी मैनेजमेंट में हेल्प कर देना। मैंने कहा ठीक है। तो यहां पर एक वर्ड यूज करा था एक स्टूडेंट ने, रिसोर्स। अब वो रिसोर्स उन्होंने किस सेंस में करा था, अब पहली एक रिसोर्स कैपिटल भी है, लेकिन रिसोर्स टाइम भी है, स्किल भी है। यहां पर मैं बहुत अच्छा एक टीचर हूं, मैं एक रिनाउंड टीचर हूं मान लीजिए, और लाखों की फॉलोइंग है, मैं जुडिशरी नहीं पढ़ाता, मैं अभी पढ़ाता हूं बैंक, रेलवे, SSC, जहां पर 15-15, 20-20 लाख, 30-30 लाख बच्चा पेपर देता है, उसमें से 15 लाख बच्चा मेरे से पढ़ता है। यहाँ पर कोमल जाएंगी सर बुक लिखी है मैंने, आप एक बार पढ़िए कैसी लगी बुक, अगर अच्छी लगी तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपका नाम भी छाप देंगे इस पे, आपका फोटो भी छाप देंगे, तो मेरी सेल डबल हो जाएगी। तो गुडविल के लिए भी हो सकती है। तीसरा, रिसोर्स के अलावा गुडविल के लिए भी हो सकती है। तो पार्टनरशिप की जरूरत अलग अलग सेंस में हो सकती है, अलग अलग तरीके से हो सकती है, चाहे पैसे के सेंस में हो, चाहे यहां पर टाइम या स्किल के सेंस में हो, चाहे गुडविल के सेंस में हो, अगर समझ में आ गया तो सब बच्चे भाई लिख देंगे। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर, फिलहाल बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गए, बाकी ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज और चीजें बताई हैं, जब हम यहाँ पर सेक्शन 4 करेंगे डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, और साथ ही साथ 6 करेंगे मोड ऑफ डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें ठीक से देखनी है दोबारा, और कंप्लीटली रिविजिट करनी है, ठीक है। चलिए, एक्चुअली आज मैं वाटर बॉटल भूल गया ना, चलिए, 2 बच्चों ने वाई लिखा है, तो बाकी को समझ में नहीं आया, या उन्होंने सोच रहे हैं कि कष्ट क्यों उठाएं हम यस लिखने का। वाई लिखना है यार, लिख दो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करिए, जब ही तो मजा आएगा। चलिए, एक और सवाल आता है कि क्या पार्टनरशिप एक्ट, इवन जब टीपीए आपका कुछ बच्चों ने यहाँ पर पढ़ा है, तो टीपीए में भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, क्या टीपीए एक एग्जॉस्टिव लॉ है? क्या पार्टनरशिप एक एग्जॉस्टिव लॉ है? एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण लॉ है। क्या यहाँ पर एक पार्टनरशिप कंप्लीट लॉ है? मतलब सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो और पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ इस एक्ट में मेंशन है। अगर आपको यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बनानी है, कुछ और करना है, सिर्फ आप ये एक्ट खोलिए, इसमें जो भी चीजें मेंशन है सिर्फ वो काफी हैं।
वो होता है एग्जॉस्टिव का मतलब। या फिर ये बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह यहाँ पर इस लॉ की प्रस्तुतियां हैं, अलग अलग लॉ हमें पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें कंप्लीट पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, समझना है। तो बिल्कुल यहाँ पर सब बच्चे जवाब दे रहे हैं नॉट एग्जॉस्टिव, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हमारा प्रियम्बल है वो चीज मेंशन कर रहा है। प्रियम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी लॉ। प्रियम्बल क्या चीज मेंशन करता है कि कोई भी कानून बनाया गया तो वो कानून क्यों बनाया गया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी लॉ। यहाँ पर कोई भी कानून क्यों बनाया जा रहा है ना। चलिए, सो यहाँ पर इस एक्ट का पर्पस क्या है? डिफाइन और अमेंड करना लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। यहाँ पर इस एक्ट का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ को डिफाइन करना, अमेंड करना कि एक्चुअल में लॉ है क्या। और जैसे मैंने बताया पार्टनरशिप एक्ट यहां पर बना, उससे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यहां पर सेक्शन 239 से 266 मेंशन करता था पार्टनरशिप एक्ट को। तो मतलब पहले से कानून बना हुआ था देश के अंदर, पहले से देश के अंदर कानून बना हुआ था पार्टनरशिप लॉ को लेकर। पहले से यहां पर था कि पार्टनरशिप क्या होगा, उसमें बदलाव करना, उसमें अमेंड करना। तो दो पर्पस हैं, डिफाइन करना और अमेंड करना। लेकिन यहां पर एग्जॉस्टिव वर्ड यूज नहीं हुआ, यहां पर एग्जॉस्टिव वर्ड यूज नहीं हुआ। उसी से हमें पता चल रहा है दैट दिस लॉ इज नॉट एग्जॉस्टिव। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके सामने, इज द पार्टनरशिप लॉ एग्जॉस्टिव और नॉट, क्या आप ये लिख कर आएंगे कि यहाँ प्रियम्बल में मेंशन नहीं है तो हमने मान लिया? नहीं, कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं, और वही चीजें हैं जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। और वो बुक्स आपको हेल्प नहीं कर सकती जो कोई बुक है। तो पहले तो प्रियम्बल हो गया कि कंसोलिडेट वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ, वरना एक वर्ड यूज होता है कंसोलिडेट, यहाँ पर कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं हुआ। पहली बात तो ये हो गई, सबसे बड़ा एग्जाम में एक पॉइंट तो ये हो गया कि कंसोलिडेट वर्ड यहाँ पर यूज नहीं हुआ। दूसरी बात, यहाँ पर सेक्शन 2E खोलेंगे, सेक्शन 2E खोलेंगे, डेफिनेशन क्लॉज जो है इसका E क्या मेंशन कर रहा है? एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड अंडर दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोई एक्सप्रेशन जैसे ऑफर और एंड एक्सेप्टेंस या एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट ले लेते हैं एग्जांपल, ज्यादा बेटर है। यहां पर एग्रीमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है, इस एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। तो shall have the meaning assigning to them in that act। मतलब कोई चीज, कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड जैसे एग्रीमेंट इस एक्ट में अगर डिफाइन नहीं है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम उसका मतलब ले लेंगे। अगर कोई एग्जॉस्टिव लॉ होता तो क्या हमें यहाँ पर कोई और कानून देखने की जरूरत पड़ती? आस्था जी, जवाब थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है ना। सीपीसी और लिमिटेशन के साथ पढ़ना, यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ तो साथ में हर एक्ट के पढ़ने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पर जो प्रोसीजरल लॉ हैं वो तो हर सब्सटेंटिव लॉ के साथ पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर सब्सटेंटिव के साथ ही पार्टनरशिप एक्ट के साथ मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है? मुझे पार्टनरशिप में डिफाइन कर दीजिए ना आप। इसका मतलब ये कंसोलिडेट नहीं है, मुझे यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा। चलो, ये तो छोटी सी बात हुई सर, इसमें क्या बात है, कंसोलिडेट मान सकते हैं। चलिए एक बार सेक्शन 3 देख लेते हैं, क्या कह रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कह रहा है द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब जब ये एक्ट आया तो यहां पर सेक्शन 239 से 266 जो है वो रिपील कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, जो पहले पार्टनरशिप एक्ट को डिफाइन करते थे। तो द अनरिपील्ड, जो रिपील नहीं हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शंस, सेव इन
so far they are inconsistent with the expression of this act, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के वो प्रोविजंस अभी भी यहाँ पर फर्म्स के ऊपर, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप मेरी और कोमल की हुई है, उसे हम फर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका एक नाम देंगे, वो फर्म्स पर अप्लाई होंगे, मतलब वो पार्टनरशिप पर अप्लाई होंगे। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बनाया गया है और वो इनकंसिस्टेंट नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के, वो पार्टनरशिप एक्ट पर लागू होता है। जैसे एग्रीमेंट क्या होगा, कैसे होगा, एक ऑफर होगा, एक एक्सेप्टेंस होगा, फिर कोई कंसिडरेशन होगी, तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फुलफिल करेगा, तो फिर उसके बाद उसे हम बोलेंगे कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसे हम बोलेंगे इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और अभी हमने देखा कि यहाँ पर सेक्शन 5 बता रहा है कि पार्टनरशिप बनाने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, पार्टनरशिप बनाने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट should be read with इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर समझ में आ गया वाला पॉइंट भी तो यस लिख देंगे, और कभी कोई डाउट होता है तो एन लिख सकते हैं, और जो भी डाउट है आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज और समझा दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए, है ना। क्लियर, चलिए ठीक है। आई होप सबको हो गया होगा जिन्होंने यहाँ पर यस भी नहीं लिखा, आई होप दैट ओनली। ठीक है, एक और सवाल आता है यहाँ पर कि स्टेट अमेंडमेंट देखने को मिल रही हैं, तो ये यहाँ पर हमारा एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, या फिर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, या एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। मतलब ऑल इंडिया, यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है तो पूरे देश में लागू होता है, लेकिन मन करे कल को उत्तर प्रदेश सरकार का कि हमें इस एक्ट में कुछ बदलाव करना है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है? बताइए, क्या कर सकती है या नहीं कर सकती? जिस कोई भी ऐसी लॉ जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों ही लॉ बना सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट के लॉ, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिस पर केंद्र सरकार भी, यूनियन गवर्नमेंट भी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट सरकार भी कानून बना सकती है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। और आइटम नंबर 7 जो है कंकरेंट लिस्ट में, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को मेंशन करता है। तो इसलिए इस पे जो स्टेट है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उस पर कानून बनाए जा सकते हैं यूपी सरकार द्वारा भी, उसमें कानून बनाए जा सकते हैं यूपी सरकार द्वारा भी। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। सबसे पहले, सबसे बेसिक, सबसे आसान, एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम क्या है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट क्या कहलाया जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या महत्वपूर्ण है नाम याद रखना? देखिए, प्री के हिसाब से अगर देखें तो सेक्शन नंबर 1, 2 जो है थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डेफिनेशन क्लॉज वगैरह में इसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। साथ ही साथ यहाँ पर पूरे भारत देश पर ये अप्लाई होता है, जम्मू कश्मीर में भी अब अप्लाई होता है। लेकिन
इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। जो इसकी एनफोर्समेंट डेट है वो बहुत ज़्यादा शानदार है। क्या लिखा है? जनरली ये नहीं लिखा होता, लेकिन देखते हैं क्या लिखा है। इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932। ये एनफोर्स होगी 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, इसमें क्या अच्छा है, लेकिन बाद में क्या मेंशन कर रहा है? एक्सेप्ट 1 अक्टूबर 1932 को ये एप्लीकेबल एनफोर्स हो गया ये एक्ट, लेकिन सेक्शन 69 वो एनफोर्स होगा 1 अक्टूबर 1933 तक। वो एक्ट एनफोर्सेबल होगा, वो सेक्शन एनफोर्स होगा 1 अक्टूबर 1933 से, मतलब 1 ईयर लेटर, 1 साल बाद। ऐसा क्यों? क्या है ऐसा सेक्शन 69 में जो 1 साल बाद यहां पर एनफोर्स हो रहा है कोई एक्ट? लेट्स सी क्या है। एक बार सेक्शन 69 देखेंगे। क्या बता रहा है सेक्शन 69? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या बता रहा है सेक्शन 69? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? तो उसको एनफोर्स 1 साल बाद करने की क्या जरूरत थी? इसको एनफोर्स 1 साल बाद करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो पुराना पार्टनरशिप एक्ट था उसमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन था ही नहीं। और कल को ये चीज आपसे कह दी जाए कि अगर आपने अपना फोन नंबर नहीं, फोन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो इट विल बी इलीगल। कल से, जैसे यहां पर 8 अक्टूबर शायद वो शुभ दिन था, या 6 अक्टूबर 2018 का, कि आज रात के 8 बजे से आपके 500 और 1000 के नोट जो है वो लागू नहीं होंगे। ऐसे ही ये क्लास खत्म होती है, 8 बजते हैं, आप टीवी खोलते हैं और यहाँ पर सरकार से एक आदमी आता है और कहते हैं, मित्रों आज से आपके फोन का जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं था वो फोन अमान्य हो जाएंगे। तो क्या वो सही होगा? क्या वो सही होगा जहां पर आपसे ये कहा जाए कि कल से, आज रात से बल्कि, आपके यहाँ पर जो फोन है वो इलीगल हो जाएंगे? ये ज्यादा बेहतर वो होगा कि ये कहा जाए आज से 3 महीने का समय आपको दिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल चुका है, फोन रजिस्टर कर लीजिए। अगर आप 3 महीने में रजिस्टर कर लेते हैं तो सही है, वरना 3 महीने बाद वो फोन अगर आप अपने पास रखते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इलीगल हो जाएगा। वो ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है? बताइए। ये ज्यादा बेहतर है कि आज रात से आपके फोन का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मान्य हो जाएगा। अभी तक रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं था, अभी तक रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं था, फिर आपसे कहा जा रहा है? या वो ज्यादा बेहतर है जहां आपको 3 महीने का समय दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल चुका है, रजिस्टर करा लो, 3 महीने बाद अमान्य होंगे? व्हाट विल बी अ बेटर ऑप्शन? ऑप्शन ए कि आज रात से यहां पर हो, या फिर आपको 3 महीने का समय दिया जाए, वो ऑप्शन बी। क्या बेहतर है? टाइम देना बेहतर है। तो इसीलिए यहां पर सेक्शन 69 में
जब अभी तक रजिस्ट्रेशन का कोई यहाँ पर प्रावधान था नहीं। अब आपने इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान दिया है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर सेक्शन 69 हमें बता रहा है। इसलिए एक्ट भी कह रहा है कि सेक्शन 69 1 साल बाद से लागू होगा। आप रजिस्ट्रेशन 1 साल में करा दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन 1 साल करा लीजिए अपने फॉर्म का, 1 साल का समय दे रहे हैं, फिर उसके नॉन रजिस्ट्रेशन के जो इफेक्ट होंगे फिर आपको दिखेंगे। इसलिए सेक्शन 69 जो है वो 1 साल बाद से लागू होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू पर्पज से, इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन स्टेट्स में आता भी नहीं है पार्टनरशिप, वहां पर जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और आपको सोचने पर, अगर आपने पहले से नहीं आपको पता थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट दोनों तरीके से पूछी जाती है प्री के अंदर। ये भी पूछी जाती है कि एक्ट कब से लागू हुआ, और ये भी पूछा जाता है कि सेक्शन 69 कब से लागू हुआ। तो दोनों पता होना आवश्यक है, दोनों पता होना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए फिर से बता दीजिए एक बार। ठीक है, शायद आप लेट आए तो संगीता जी वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर नहीं अभी टाइम से थे तो एक बार बेटा बता दिया करो जब आ जाया करो ना, तो मुझे पता चल जाए। तो सिंपल सा यहाँ पर सेक्शन 1 ये कह रहा है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो किस दिन से देश में लागू हुआ। वो लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 से, है ना। 1 अक्टूबर 1932 से ये देश के अंदर लागू हो गया। जैसे नोटबंदी, मुझे जो डेट याद आ रही है वो 8 अक्टूबर 2018 याद आ रही है। रात के 8 बजे से आपके नोट जो हैं वो अब अमान्य है, उस दिन से लागू हो गया। ठीक है, उस दिन से आपके नोट जो हैं वो अमान्य हो गए 500 और 1000 के। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जो सेक्शन 69 है वो लागू होगा 1 अक्टूबर 1933 से, 1 साल बाद से। ऐसा क्यों? एक ही सेक्शन 1 साल बाद से क्यों लागू करा जा रहा है, 1 साल का समय क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सेक्शन 69 ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, आप पार्टनरशिप का, एक पार्टनरशिप है उसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते तो उसके नुकसान क्या होंगे। पहला सवाल ये आता है, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? यस और नो। क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? यस और नो, बताइए। चलिए, कुछ जवाब है कि हाँ कराना जरूरी है, कुछ जवाब है कि नहीं है। तो सही जवाब है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बस सेक्शन 69 बता रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तो कल को आपका कोई पैसा लेकर भाग जाएगा, फिर हमारे पास मत आना कि हमारा पैसा लेकर भाग गए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट भी करते हो। कुछ ऐसे इफेक्ट बता रहा है, इल इफेक्ट बता रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपको 1000 रुपये फाइन लगेगा, है ना, ये इफेक्ट है। तो सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस लैपटॉप या फोन में देख रही हैं क्लास, यहां पर जब 8 बजे क्लास खत्म होती है आप टीवी खोलते हैं और वहां पर एक अनाउंसमेंट होती है कि मित्रों, जिस भी फोन और जिस भी लैपटॉप का रजिस्ट्रेशन 8 बजे तक अभी तक नहीं था वो आज से गैर कानूनी हो चुके हैं, 1000 रुपये फाइन लगेगा। इवन दो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन फोन का होता नहीं है ना लैपटॉप का होता, सिम का होता है, फोन का नहीं होता, उस पर 1000 रुपये फाइन लगेगा। तो क्या ये सही ऑर्डर है या गलत ऑर्डर है? अगर रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविजन था ही नहीं, मैं चाहकर भी नहीं करा सकता अपने फोन का, लेकिन ये ऑर्डर हो जाए कि आज के बाद से आपके ऊपर 1000 रुपये फाइन लगेगा, तो क्या ये सही है या गलत है संगीता जी? आपके हिसाब से गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे ही यहां पर ये पार्टनरशिप एक्ट में
बना ये 1 अक्टूबर 1932 को। रजिस्ट्रेशन का इससे पहले कोई प्रोविजन था ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन आप पार्टनरशिप का करा सकते हैं, कहां कराएंगे, क्या कराएंगे, कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन इसी दिन से अगर कह देते कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो 1,000 रुपए फाइन लगेगा, तो यहां पर गलत होता। इसलिए उन्होंने 1 साल का समय दिया कि आपको हम 1 साल का समय दे रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते 1 साल तक भी, तो आपके ऊपर कुछ इल इफेक्ट होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए फाइन लगने वाला है। इसलिए 1 साल बाद यहां पर हमें देखने को मिलता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर समझ में आया तो बेटा अब यस लिख दो, है ना। और क्लियर हुआ तो एक बार यस लिख दीजिए ताकि मैं अगले टॉपिक पर चलूं। चलिए आ गया, ठीक है। बात एक और आप सवाल पूछेंगे, सर पुराना कानून बना हुआ था, नए कानून की जरूरत क्या थी, और नए और पुराने कानून में फर्क क्या है। एक तो आपने बताया रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन पहले नहीं था, और क्या जरूरत थी रजिस्ट्रेशन की। तो पुराने कानून में एक डेफिनेशन दे रखी थी, पुराने कानून में डेफिनेशन दे रखी थी। इवन दो आई ट्राइड कि यहाँ पर पुराने कानून का मुझे बैरेक्ट मिल जाए, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बैरेक्ट ऐसा मिल जाए जिसमें रिपील्ड की जगह डेफिनेशन मेंशन कर रखी हो, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं, है ना, कहीं मिला नहीं। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो फॉर श्योर हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल ही जाएगा। वैसे तो हैंड रिटन नोट्स सबको मिल रहा है ना। चलिए, ड्यू टू चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। कोमल जी, ये एक्ट 1932 का है। 1932 में क्या सोसाइटल चेंज थे और क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थे। अगर यही एक्ट 2022 का होता मैं मान लेता, है ना, कि सोसाइटल चेंज है, डेवलपमेंट चेंज है। यहाँ पर जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बहुत पुराना है, तो बनता था, है ना। तो एक बदलाव है, लेकिन एक बदलाव वहां पर जरूरी क्या था, वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी, वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का बहुत सारे बदलाव यहाँ पर करे गए। बिल्कुल सोसाइटल चेंज जो थे, जो वहां पर डिमांड थी, वो तो है ही है एक कारण, बिल्कुल सही बात है, ये भी कारण है। लेकिन बहुत सारे और भी डिफेक्ट थे पुराने लॉ में। जैसे सबसे पहला डिफेक्ट जो था वो सेक्शन 239 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता था पार्टनरशिप को। सेक्शन 239 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता था पार्टनरशिप को, जो रिपील कर दिया गया ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट द्वारा। और वो डेफिनेशन कुछ ऐसी प्रोवाइड करता था जिसमें लिखा था कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। इट इज अ रिलेशनशिप between two or more persons who have agreed to invest or contribute to invest money skill or labor to share the
प्रॉफिट। ये डेफिनेशन पहले प्रोवाइडेड थी, दैट पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to invest money, skill or labor to share the profit in business. अब ये डेफिनेशन आप देखकर आपको लगेगा गलत क्या है, ठीक तो है, गलत तो डेफिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न लॉ डेफिनेशन है पार्टनरशिप की वो कुछ अलग है, जो डिफेक्ट थे उसे खत्म करा गया। जैसे सेक्शन 4 जो है वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमारी, और इसमें और जो पुरानी डेफिनेशन है उसमें कुछ बदलाव हैं, कुछ चेंज हैं। देखिए आप क्या क्या चेंज है, पहले खुद से इसे पढ़िए एक बार, मैं तो बताऊंगा ही ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेस्ट ऑफ लॉ है ना, कैसे लॉ पढ़ना होता है वो डेवलप करना है। देखते हैं एक बार। ये डेफिनेशन है हमारी नई वाली, और ये डेफिनेशन है हमारी नई वाली, पुरानी वाली। तो डिफेक्ट क्या क्या है, अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूं तो पहला डिफेक्ट जो मुझे यहां पर दिख रहा है वो यहां पर ये दिख रहा है कि यहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे मनी, स्किल या लेबर, लेकिन मॉडर्न डे पार्टनरशिप में यहां पर मान लीजिए अक्षय कुमार एक हमारे बहुत फेमस एक्टर हैं, और उनका एक ऐड भी है कि मूवी से पहले जो चलता है, हीरोगरी फूफू करने में नहीं। अब आपने एक ऐसा कुछ बनाया है जिससे आदमी जो है वो सिगरेट पीना छोड़ देता है, आपने कोई टेक्नोलॉजी, कोई दवाई ऐसी बनाई जिसे आप खा लेंगे तो आप यहाँ पर सिगरेट छूट जाएगी। तो आपको लगा अक्षय कुमार की वैसे भी गुडविल बहुत है, उस एक्टर ने एक गुटखे का ऐड कर दिया था तो लोगों ने उसे खत्म कर दिया था, है ना। मैं उसके लिए यहाँ पर उससे पार्टनर बना लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि आप 20% के मेरे पार्टनर बन जाओ, आपकी गुडविल बहुत है, इसके ऐड करना, और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% हम शेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो मॉडर्न डे पार्टनरशिप है वो आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको मनी या स्किल या लेबर कुछ इन्वेस्ट करना होगा। यू कैन मेक अ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल ऑल्सो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं यहाँ पर बैंक एसएससी वगैरह का टीचर हूँ, मैथ्स का बहुत बड़ा टीचर हूँ, और नीट वीट का भी। मुझे यहाँ पर 15-20 लाख बच्चे फॉलो करते हैं, डाई हार्ट फैन है 15-20 लाख बच्चे। आपने एक बुक लिखी है, आप मेरे पास आए कि यार सर बुक का एंडोर्समेंट कर दो, कह दो कि आपने लिखी है या बहुत अच्छी बुक है, ऐसा करके, ताकि मैं बेच सकूं। मैंने क्या यहाँ पर लेबर लगाई, क्या स्किल लगाया, क्या मैंने वहां पैसे दिए? नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट अ पार्टनर हु इज अ पार्टनर फॉर गुडविल ओनली। एक पार्टनर हूं मैं जो सिर्फ गुडविल के बेसिस पर आपने पार्टनर बनाया है। पहला डिफेक्ट। दूसरा, यहां मॉडर्न डे डेफिनेशन में एक चीज मेंशन करी गई है कि बिजनेस कैसे होगा। चाहे सब लोग मिलकर कर सकते हैं, हम सब लोग मिलकर बिजनेस कर लें, और चाहे तो यहां पर कुछ लोग बिजनेस करें, यहां पर चाहे तो कुछ लोग बिजनेस करें, या एक व्यक्ति बिजनेस करे सबके बिहाफ पे, कि मैं बिजनेस करूं आप सबके बिहाफ पर भी। ओल्ड डेफिनेशन में ये चीज मिसिंग है कि बिजनेस होगा कैसे, हाउ द बिजनेस विल बी कंडक्टेड, ये चीज मिसिंग है ओल्ड डेफिनेशन में। चलिए अगली बात, एलिमेंट ऑफ एजेंसी। अगली बात है, ओल्ड डेफिनेशन में यहां पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं दिख रही, बस वो प्रॉफिट शेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमें म्यूचुअल एजेंसी भी दिख रही है, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति, मैं जो हूं वो आप सब के लिए बिजनेस कर सकता हूं। तो आई एम एजेंट ऑफ एवरीवन इन दिस क्लास, मैं एजेंट सबका हूं।
तो ये 3 डिफेक्ट थे ओल्ड डेफिनेशन में जो न्यू डेफिनेशन में सही करेगा कि बिजनेस कैसे होगा। सब भी कर सकते हैं, एक भी कर सकता है। म्यूचुअल एजेंसी होगी, एक करेगा सब लायबल होंगे। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मनी या फिर आपको टाइम या कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेबर। गुडविल के बेसिस पर भी आप पार्टनर बना सकते हैं। गुडविल के बेसिस पर भी पार्टनर आप बना सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर यस लिख देंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछेंगे। सब यस लिख दीजिए। आज का टॉपिक इतना ही है, क्योंकि अगला टॉपिक जो है वो न्यू डेफिनेशन में यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊंगा। तार तार इसको यहाँ पर खोलेंगे, न्यू डेफिनेशन को हम क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं, राइट। तो न्यू डेफिनेशन में टाइम चाहूंगा मैं अच्छा खासा, क्योंकि मुझे ठीक से एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे सारा हम यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक 2-3 बच्चों ने यस लिखा यार, और बच्चे भी लिख दो। समझ में नहीं आया तो एन लिख दो, डाउट पूछ लो, है ना। यू मस्ट आस्क एनी डाउट। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यहाँ पर पूछ सकते हैं 100%। चलिए, ठीक है। और कुछ नोट्स में वैसे अटैच करूंगा, बेसिक नोट्स जो हैं यहाँ पर जो हैं, है ना। बाकी क्रैक्स हैंड रिटन्स मिलेंगे यहाँ पर, और चीज़ें भी मेंशन करूंगा मैं जो इम्पोर्टेंट होंगी, नोट्स मिलेंगे, वो आप डाउनलोड कर ही सकते हैं, ठीक है। एक साथ सारे चाहे अटैच कर दूंगा। आज तो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। जो नई डेफिनेशन है जो यहाँ पर हमारी बात कर रही है इस बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर बात करनी है कि एक पार्टनरशिप कैसे पार्टनरशिप बनती है, क्या क्या इसेंशियल्स हैं पार्टनरशिप के। और सबसे ज़्यादा शानदार वही पार्ट रहेगा क्लास का, मज़ेदार वो है एक पार्टनर यहाँ पर क्या क्या ड्यूटी हैं, क्या क्या नहीं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एसेंस ऑफ पार्टनरशिप है, अगर उसे हम करते हैं तो वो उससे हमें एसेंस पता चलता है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो कल क्रिसमस है। वेरी 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 क्या, अ मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सेलिब्रेट करिएगा हर त्योहार को, और चर्च शाम के समय जाएं। हर शहर में बड़ा सुंदर यहाँ पर चर्च सजता भी है। तो परसों मुलाकात होगी, कल क्लास तो नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ज़रूर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरें, हिमाचल भरें। दोनों स्टेट्स हार्ड टू रीच हैं, तो थोड़ा देखिएगा। अगर जा सकें फाइनेंशियली आप यहाँ पर, आप अलाउ होता है आपको कि आप जा सकें तो ज़रूर जाइएगा, वरना कोई बात नहीं। यहाँ पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्लास रेट कर दीजिएगा 5 स्टार द हाईएस्ट, है ना, वो आपको पता ही है। आई थिंक सब पुराने स्टूडेंट्स हैं, और कोई भी डाउट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप मुझसे कल परसों क्लास में भी पूछ सकते हैं, वरना सिंपली निशंक सर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, है ना। रेटिंग सब करते जाइएगा। मुलाकात होती है आपसे परसों को।